Okay. Shunvar is typing. Start class, sir. Okay. Let's start with the class. Good morning, Adarsh. फटाफट ज्वाइन हो जाओ. अभी तो आदर्श ही आया है पूरा. बाकी सब कहाँ रह गए आज? वंश, गुड मॉर्निंग. ज्वाइन हो जाना जो फटाफट सारे आ जाए, फिर स्टार्ट करते हैं. तो क्या नया टॉपिक स्टार्ट करना है हमें बेसिकली आपकी क्लासिफिकेशन के बारे में. थोड़ा सा ब्लड ग्रुप के बारे में देख लिया था हमने, उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है. और क्लासिफिकेशन के बारे में स्टार्ट करेंगे. गुड मॉर्निंग वंश. ठीक है, धीरे धीरे सब ज्वाइन होंगे अभी. इधर नहीं. ओके, गुड मॉर्निंग यशिका. सब सो के जाग रहे हो क्या? एकदम से धीरे धीरे सब आ रहे हैं. चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास. ज्वाइन होते रहोगे सब लोग. Good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. तो लग रहा है कुछ सो के उठी है, लग रहा है. हाँ आदर्श. नहीं सर, आज मैं नहा के बैठी हूँ. अच्छा 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 अच्छा. ओके. आदर्श, सबसे ज्यादा मैक्सिमम चैम्बर जो होता है कॉकरोच का होता है. 13 चैम्बर हार्ट. आदर्श, मैक्सिमम चैम्बर हार्ट होता है कॉकरोच का. यस, 13 चैम्बर हार्ट. अभी कॉकरोच को अगर आप इवन गर्म चीजों पे रख दोगे तो भी वो सरवाइव कर जाता है, इजिली उसको झेल सकता है और रिटेन कर सकता है, इजिली सेंसेशन कर सकता है. दैट इज द मैक्सिमम चैम्बर ऑफ कॉकरोच. लड़कियों का फेवरेट एनिमल. छिपकली और कॉकरोच. हाँ, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को. ओह माय गॉड, ये मैंने कभी देखा नहीं है बच. आई डोंट नो इसके बारे में. कभी ऐसी प्रैक्टिकल चीजें नहीं देखी. तो आइडिया नहीं है इसके बारे में. ओके, पढ़ा था कभी तो एक बार मैं चेक कर लूंगा. ठीक है, मे बी इसको झेल लेता है क्योंकि उसका 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है. ठीक है, हो सकता है झेल लेता हो. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मैक्सिमम चैम्बर्ड हार्ट आपके कॉकरोच का होता है. इज एनी डाउट? ऑक्टोपस का नहीं होता वैसे. ठीक है, किसी को कोई डाउट है और इसके अलावा? गुड मॉर्निंग सबसे पहले टू ऑल. ठीक है, अब फिर स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. ओके, किसी को कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो पूछ सकता है मुझसे कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, ये चीज आपने पढ़ाई थी. एनी डाउट रिगार्डिंग लिंक्स. ठीक है, चलो आज जो हम लोग अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले देखो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. ठीक है, मुझे एक बात बताओ, व्हाई वी नीड क्लासिफिकेशन. गुड मॉर्निंग ध्रुव. व्हाई वी नीड क्लासिफिकेशन, ये हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, क्लासिफिकेशन की नीड हमें बेसिकली इसलिए पड़ी ताकि हम इजीली किसी को सकते हैं, हाँ, डिस्टिंग्विश कर सके. वी कैन डिस्टिंग्विश इजीली. अब एनिमल है तो यार एनिमल हमने बताएंगे, ये चीजें तो हम ये बताएंगे ऐसी चीज है, तो इजीली डिस्टिंग्विश कर सके, इसलिए हमें बेसिकली क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी. ठीक है, तो इसी तरीके से सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन दी थी, इसमें एक वर्ड आता है टेक्सोनॉमी. क्योंकि क्लासिफिकेशन को पढ़ाने से पहले आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, द वर्ड टेक्सोनॉमी. ठीक है, टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? नेमिंग. मतलब नॉमी मीन्स होता है किसी की नेमिंग करना. टेक्सोनॉमी मीन्स क्या होता है? आपकी किसी की नेमिंग करना. क्लासिफिकेशन ऑफ नेमिंग, अब किसी भी चीज की नेमिंग करना. देखो, नेमिंग चीज होती है क्लासिफिकेशन. अब पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हमारे एक ही है जिनका नाम है कैरलस लीनियस. तो कैरलस लीनियस इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. जिन्होंने सबसे पहले टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन दी थी या टेक्सोनॉमी के बारे में बताया था, वो हमारे थे कैरलस लीनियस. कैरलस लीनियस ने सबसे पहले टेक्सोनॉमी के बारे में बताया था. के बारे में बताया. ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. टेक्सो मींस क्या होता है? आपकी क्लासिफिकेशन के बारे में, जिन्होंने क्लासिफिकेशन करा. ठीक है, तो ये चीज क्या कराती है? आपकी टेक्सोनॉमी कराती है. अब इनकी एक किताब लिखी थी, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरा.
पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग द लास्ट ईयर एग्जामिनेशन, तो आप देखो पता चलेगा कि सिस्टम नेचुरा एक किताब है, इन्होंने किताब लिखी जिन्होंने किसने लिखी, कैरोलस लीनियस ने किताब लिखी, और उसमें इन्होंने बताया केवल 2 क्लासिफिकेशन होता है। मतलब क्लासिफिकेशन हम करते हैं एक तो प्लांट के बेसिस में और दूसरा एनिमल के बेसिस में। मतलब इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया पेपर में आपसे। जय श्री कृष्णा इंद्रनील आपसे, ठीक, गुड मॉर्निंग रिया, ठीक है। तो इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया कि हमारे पूरे जगत के अंदर या हमारे पूरे किंगडम के अंदर केवल 2 ही चीज पाई जाती है, एक होता है प्लांट जिसको बोलते हैं पौधा या पादप, और दूसरे होते हैं जंतु या जिसको बोलते हैं एनिमल। लेकिन इनकी थ्योरी फेल हुई, लेकिन पेपर में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आएगा कि टेक्सोनॉमी के फादर या क्लासिफिकेशन के फादर कौन है, तो आपका आंसर होगा कैरोलस लीनियस। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया। 2 किंगडम में किसको किसको रखा, पहले प्लांट्स को रखा, दूसरा एनिमल्स को रखा। लेकिन इनकी थ्योरी बहुत ज्यादा दिन तो नहीं सक्सेसफुली, इनकी थ्योरी हो गई फेल। जो भी सिद्धांत इनके द्वारा, जो भी प्रिंसिपल्स इनके द्वारा दिए गए थे, ये फेल हुए। अब इनके जब प्रिंसिपल फेल हुए तो अब ये फादर ऑफ टेक्सोनॉमी यही लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया, हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, कैरोलस लीनियस या कार्ल लीनियस इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, यही चीज इसमें लिखी हुई है। अब इसके बाद आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, उन्होंने बताया था प्लांट और एनिमल में। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, इन्होंने बताया कि यार 2 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं होता, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म, हम क्लासिफिकेशन किसका करें, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कर रहे हैं। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन फेल है, नहीं, हमने तो एक और क्लासिफिकेशन करा, थर्ड टाइप, मतलब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जिन्होंने बताया वो थे अर्नेस्ट हेगल। पेपर में डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अर्नेस्ट हेगल के बारे में आपको एक बता दूं, जब आपको इकोलॉजी पढ़ाई जाती है, इकोलॉजी और एक सब्जेक्ट होता है एनवायरमेंट साइंस, एनवायरमेंट से रिलेटेड जितना भी होता है, इकोलॉजी के जो फादर है या जो पिता है वो हमारे अर्नेस्ट हेगल है। अर्नेस्ट हेगल इज द फादर ऑफ इकोलॉजी आल्सो। इकोलॉजी इज अ वर्ड टर्म व्हिच इज रिलेटेड टू योर एनवायरमेंट पार्ट, जो हमारा पर्यावरण एक सब्जेक्ट होता है, एनवायरमेंट होता है, उसके फादर है अर्नेस्ट हेगल। तो अर्नेस्ट हेगल ने बताया कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है। मतलब उन्होंने बताया जो कार्ल लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है, दैट इज टोटली रॉन्ग, वो बहुत रॉन्ग है, क्योंकि इन्होंने एक नई चीज डिस्कवर करी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटिस्टा। तो इन्होंने बताया कि हमारे जितना भी जगत है या हमारा किंगडम है, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म 3 किंगडम के बेसिस में होता है या 3 टाइप्स में होता है, जिसमें फर्स्ट बताया इन्होंने होता है प्लांट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांट के बेसिस पे, प्लांट का एक क्लासिफिकेशन होता है, एक एनिमल्स भी होते हैं, और इसमें प्रोटिस्टा भी होता है। प्रोटिस्टा भी बताऊंगा प्रोटिस्टा क्या होता है, ठीक है। अब इनकी भी थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। अब इनकी जैसे जैसे क्लासिफिकेशन आया, इनकी जब थ्योरी हुई तो एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था कॉपलैंड। हालांकि कॉपलैंड के बारे में ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने बताया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के किसके बारे में बताया था, कौन सा साइंटिस्ट था, मतलब हु इज अ फादर हु डिस्कवर्ड अबाउट 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, हु इज अ फादर हु डिस्कवर्ड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से ऐसे पूछे जाने वाला है। और टेक्सोनॉमी के पिता कौन है, जल्दी सिंपल सा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ने प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी है। व्हेन यू आर स्टार्टिंग और डूइंग द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन सब पे मिलेगा। इन्होंने कॉपलैंड में बताया कि एक चौथा प्रकार का और होता है, जिसको नाम बताया मुनेरा, मुनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमेलिया। अब इनकी भी थ्योरी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई, इनकी भी थ्योरी ज्यादा दिन तक चल पाई, लेकिन अगला जो आपका साइंटिस्ट आया जिन्होंने बिल्कुल करेक्ट बताया, उन्होंने बताया कि आपका जो होता है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, और इसको बिल्कुल करेक्ट माना गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आज जनरली हम लोग पढ़ते हैं वो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जरूर 100% पेपर में पूछा जाता है, और ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी है, और आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है हु इज अ फादर ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आरएच व्हिटेकर, आरएच व्हिटेकर इज अ नेम ऑफ द फादर। तो आरएच व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फादर्स नेम इज आरएच व्हिटेकर। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में था क्या क्या और सीक्वेंस क्या क्या था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपका था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन अभी इतना डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, आपको केवल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपके बारे में पढ़ना है। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका जब इसरो बना था, आपका जब इसरो बना था 1969 में, तब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, ये ईयर नहीं आपसे पूछेगा, आपको बस इतना पता आना चाहिए कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कब डिस्कवर हुआ, तो 5 किंगडम डिस्कवरेशन किसने करा था, सॉरी, आरएच व्हिटेकर इज द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड अबाउट द 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन।
तो आज की क्लास में अभी तक यस भैया यूनाइटेड नेशन कब बना था? 1924 पे 1945 40 ओके 1924 में महात्मा गांधी गए थे बेलगांव सेशन में आपके 1945 में यूएन बना था वर्ल्ड वॉर 2 के 1924 में आपका जो हुआ था महात्मा गांधी गए थे 24 अक्टूबर क्या था हाँ फिर 24 अक्टूबर उसी टाइम ना यूनाइटेड नेशंस ओके आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल चलो आगे देखते हैं आपके ठीक है अब आगे आपकी क्या चीजें हैं इसमें आर.एच. विटेकर के फादर हो गए 5 पिंडल क्लासिफिकेशन ये 5 पिंडल क्लासिफिकेशन क्या क्या था देखते हैं सबसे पहले 5 पिंडल क्लासिफिकेशन में आपका आया मोनेरा सीक्वेंस में आता है मोनेरा ठीक है मोनेरा कुछ नहीं है मोनेरा आपके होते हैं जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं मोनेरा के अंदर आपके आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स जितने भी होते हैं वो आपके मोनेरा के अंदर आते हैं मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी ये सब क्या है मोनेरा के किंगडम में मतलब इन्होंने क्लासिफिकेशन बताया ये भी क्लासिफिकेशन ऐसे होता है आप देखते हो ना वो कैटेगराइज करा गया तो आज की क्लास में हमने तो कुछ नहीं पढ़ा अभी तक हमने एक सिंपल से पढ़ा कि आज हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन होता है क्लासिफिकेशन के फादर कौन है या टेक्सोनॉमी के फादर कौन है टेक्सोनॉमी के फादर है कैरलस लिनियस जिन्होंने बताया था कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है बट इनकी थ्योरी क्या थी बहुत ज्यादा दिन तक ट्रुथ नहीं हो पाई क्योंकि इसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में अर्नेस्ट हैकेल ने बताया उन्होंने प्रोटिस्टा को जोड़ा अब इनकी थ्योरी भी फेल हुई 4 किंगडम आया अब एटलीस्ट लास्ट में जाके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बिल्कुल सही माना गया जिसके फादर कौन है जिसके फादर है आर.एच. विटेकर पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं फादर पूछे जाते हैं आर.एच. विटेकर जरूर याद रखना तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जिन्होंने बताया अच्छे ठीक है इसमें फर्स्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो आपका आता है मोनेरा तो मोनेरा में कुछ नहीं आते मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं जल्दी से बताओ मुझे जल्दी से कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं जल्दी से कोई आइडिया है सर उसमें ज्यादा सेल नहीं होता ना ज्यादा सेल नहीं होता और कुछ बताओ सेल वॉल नहीं न्यूक्लियस होता में डिफरेंस हो गए थे न्यूक्लियस इनका जो न्यूक्लियस होता है ना रिया वो अंडर डेवलप्ड होता है न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस क्या होता है इनका अंडर डेवलप्ड होता है मैंने बताया था एक प्रॉपर शेप नहीं होता न्यूक्लियस का देयर इज नो प्रॉपर शेप ऑफ न्यूक्लियस ठीक है यही डिस्टिंक्शन है मेजर हाँ यही डिस्टिंक्शन मेजर डिस्टिंक्शन है नो ट्रू न्यूक्लियस यही मेजर डिस्टिंक्शन वैसे आप भी सही हो रिया आपने बताया वो यूनिसेलुलर होते हैं और वो होते हैं मल्टीसेलुलर लेकिन जो एक्चुअल जो राइट डिफरेंस है वो ये है ओके सर यस कार्योन मतलब होता है आपके न्यूक्लियस यस इन जनरल प्रो मतलब होता है बिफोर और अंडर डेवलप्ड यस इन जनरल यू आर राइट ओके माइकोप्लाज्म ये सब क्या है ये सब आपके जितने भी आते हैं ये सब मोनेरा के अंदर आते हैं आपके जितने भी आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं अब प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं आपके जितने भी एनिमल्स आपके पानी के अंदर रहते हैं आपके यूग्लिना के बारे में आपको बता दूं यूग्लिना एक ऐसा है जो कि आपके एम्फीबियन है मतलब यूग्लिना एक प्लांट की तरह भी ट्रीट करता है और यूग्लिना एक एनिमल की तरह भी बन सकता है पानी में रहेगा तो ये एनिमल की तरह आपके पानी में रहेगा तो ये प्लांट की तरह ट्रीट करेगा और बाहर आएगा एनिमल्स तो ये एनिमल की तरह ट्रीट करेगा यूग्लिना एक इस प्रकार का ऐसा चीज होती है पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है तो प्रीवियस ईयर यूपीएससी के पेपर में ईपीएफओ का जो पेपर हुआ था ना उसमें क्वेश्चन आया था कि जो प्लांट और एनिमल्स की तरह ट्रीट करता है पूरे बायोलॉजी के अंदर वो यूग्लिना ही होता है तो ये सब क्लासिफिकेशन करा गया इतना डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बस आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटिस्टा क्या होता है आपकी इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं पैरासाइटिक्स आते हैं ये सब चीजें आपके आती हैं और किसने बताया वो डिपेंड करता है अब एक जो आया थर्ड टाइप का जिसको बोलते हैं फंगाई देखो फंगाई के बारे में आपको बता दूं फंगाई क्या चीज होती है आपको ये सब पता है कि फंगाई की जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है जल्दी से बताओ चिटिन काइटिन की बनी होती है इसकी काइटिन की जो बनी होती है इसकी सेल वॉल बनी होती है किसकी आपकी फंगाई की अब फंगाई के बारे में आपको देखो फंगाई क्या होता है जल्दी से बताओ फंगाई आपका हेटेरोट्रॉप होता है फंगाई क्या होता है आपके हेटेरोट्रॉपिक होता है हेटेरोट्रॉपिक जो किस पे होता है डिपेंड होता है ये अपना खाना खुद नहीं बना पाता डिपेंड्स ऑन अदर्स ये माइक्रोफोन बंद कर दो एक मिनट हो रहा है थोड़ा सा ठीक है
कि क्या होता है डिफेंड पे अंदर होता है, तभी हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, तभी क्या करते हैं हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, बोलते हैं ना फंगस ने अटैक करा हम पे, क्योंकि हमारी बॉडी पे तभी अटैक करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये क्या होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। और इनकी स्टडी क्या होती है जल्दी से बताओ? माइकोलॉजी, माइकोलॉजी की स्टडी होती है, ठीक है। स्टडी इज कॉल्ड माइकोलॉजी, माइकोलॉजी की स्टडी को बोला जाता है। यही क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। फंगस भी एक प्रकार का जो है हेटेरोट्रॉफ है, दे आर नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड्स ऑन अदर, तभी ये हमारी बॉडी पे अटैक करता है, बिकॉज दे आर गेटिंग सम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आवर बॉडी टू फुलफिल इट्स डिमांड और फुलफिल इट्स नीड्स। ओके, दैट्स अ बेस फंक्शन ऑफ फंगाई। फंगाई भी एक प्रकार का थर्ड क्लासिफिकेशन बना। अब चौथा बनता है कौन सा हमारा, एक और मशरूम भी एक प्रकार का फंगाई है आपका, ठीक है। मशरूम भी एक प्रकार का फंगाई है, ठीक है। मशरूम असल में कॉम्बिनेशन होता है फंगाई और एल्गी। बता दूंगा, देखो मशरूम का आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से पता होगा। मशरूम आप लोगों ने खाया होगा, तो मशरूम इस तरीके का होता है, इसमें फंगाई और एल्गी दोनों होती है आपकी, ठीक है। एल्गी आपका फंगाई ये होता है जो उसको सपोर्ट देता है, ठीक है, इस तरीके से एल्गी वो होती है, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। चलो अगला होता है आपका प्लांटे। प्लांट तो सब जानते ही हो, प्लांट के बारे में जानते हो, प्लांट हरा भरा क्यों दिखाई पड़ता है, क्लोरोफिल होता है। प्लांट क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्लांट एनिमल सेल्स आपको बताया था यूकैरियोटिक होते हैं, जिनका एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस होता है, शेप होता है न्यूक्लियस का, ठीक है। अब कुछ प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी होती है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ये जरूर याद रखिएगा। प्लांट की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अच्छा यशिका मुझे बताओ एनिमल्स की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, जल्दी से बताओ, एनिमल की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? जिससे पूछूंगा वही बताना, टाइपिंग नहीं, जिससे पूछूंगा वो नहीं, जिससे पूछूंगा वो। एनिमल्स की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है रिया, एनिमल की सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है? प्रोटीन की। एनिमल की सेल वॉल, तो प्रोटीन बोला तो मैंने। अरे पगलो, एनिमल सेल वॉल होती ही रही है। अरे हाँ, सेल वॉल इज एब्सेंट, कहाँ हो? तो हमने पूछा तो तुमने आंसर ही देना चालू कर, एब्सेंट होती है सेल वॉल एनिमल सेल में, प्लांट सेल में बनी होती है सेलुलोज की। वो बेचारी क्या सब्जी वाला आया होगा, अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, सुनो क्वेश्चन कायदे से, पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, ध्यान रखना एनिमल में सेल वॉल नहीं सर होती। इतना सब तो है पढ़ने के लिए, क्या क्या पढ़े। कोई बात नहीं, डोंट वरी यार, टेंशन ना लो, लेकिन सोचो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मैंने चीख चीख के बताया था यार, देखो याद कर लेना, सेल वॉल एनिमल में नहीं होता, जो चीख चीख के बताता हूँ वही गलत बताते हो लोग सब। देखो बार बार बोला था मैंने, कोई बात नहीं है, लेकिन प्लीज ये चीजें याद रखो, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और यही पॉइंट्स बन जा रहे हैं। पर सर जैसा अभी आपने क्वेश्चन पूछा वो तो आ ही नहीं सकता एग्जाम में। अच्छा स्टेटमेंट पूछ लिया तो हाँ तब ट्रू और फॉल्स तब याद आ जाएगा ना। आपने तो ऐसे पूछा क्या होता है सेल वॉल में, तो हम लोग को लगा होगा सेल वॉल, ऐसे स्ट्राइक ही नहीं हुआ कि नया एनिमल पैदा में हो गया नहीं कल, होता। जब से पढ़ाया था खुद ही था, कल रातों रात नया हो गया उसके अंदर मेंशन है ना। चलो कोई बात नहीं, हम गलत सलत बताते हैं, कोई नहीं। अगला क्या होते हैं एनिमल्स, एनिमल्स क्या होते हैं, हाँ एनिमल आपके अंदर 20 हो सकता है ऑप्शन, क्यों नहीं हो सकता आदर्श। एनिमल्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। हम लोग किसी पे निर्भर है ना, हम लोग क्या है, प्लांट पे निर्भर है, प्लांट्स के जितने भी फूड्स वगैरह जो है उसको हम खाते हैं, ठीक है, उस पर निर्भर है बेसिकली, तभी हम न्यूट्रिशन बन रहे हैं। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये किसने बताया था जल्दी से बताओ, हु इज द फादर ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? व्हिटेकर, बस इतना याद रखना, और कौन कौन से हैं ये चीजें हैं। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर,
बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जानते हो ना? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी की नेमिंग करना, नामकरण करना। जैसे बच्चा पैदा होता है ना तो उसका नामकरण किया जाता है, उसी तरीके से यानी यहाँ पे भी नामकरण किया जाता है। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर मींस होता है किसी की नेमिंग करना, स्पीशीज की नेमिंग करना। जैसे हमारा भी नामकरण होता है ना कि नामकरण रखा गया, जैसे नाम रखा गया और कास्ट रखी गई, उसी तरीके से बायोलॉजी के अंदर भी ये होता है। आप साइंटिफिक नेम पढ़ते हो, आई थिंक यू ऑल आर फैमिलियर विद द टर्म ऑफ साइंटिफिक नेमिंग। साइंटिफिक नेम के बारे में जानते हो क्योंकि साइंटिफिक नेम पूछ ले जाते हैं, वही होता है आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करना। अब क्लास क्या होता है, इसके भी फादर है, पेपर में कई बार पूछा जाता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में नामकरण के पिता कौन है। इसके जो पिता हैं वो हमारे कैरलस लीनियस हैं। तो कैरलस लीनियस ने नाम रखा, जैसे हाँ जैसे आदर्श ने मुझे बताया, वेरी गुड आदर्श, होमोसेपियंस। जैसे ह्यूमन बीइंग का नाम क्या होता है साइंटिफिक नेम? होमोसेपियंस, होमोसेपियंस होता है ना। और मैंगो को होता है मैग्नीफेरा इंडिका। ये क्या होते हैं? साइंटिफिक नेम होते हैं, इसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में किसने बताया था? कैरलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था। ठीक है, अब क्लास क्या होता है, जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसी का दिया जाता है, ठीक है, जो पहला नाम होता है वो उसका जेनेरिक नेम होता है। जो पहला नाम बोलते हैं ना, जैसे होमोसेपियंस के अंदर, जैसे ह्यूमन बीइंग का क्या है? होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस के अंदर क्या होता है, जो होमो वर्ड है ये जेनेरिक नेम है। होमो क्या है? जेनेरिक नेम है, और जो सेपियंस है वो स्पीसीज नेम है। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ केवल आपको, ऐसा चीजें है कि ये बोला जाता है। जैसे नाम रखते हैं ना, कि जैसे आपका नाम जैसे कह देखो, जैसे मान लिया ध्रुव का नाम है ध्रुव गुप्ता, तो ध्रुव का जो ध्रुव नाम हो गया वो क्या हो गया? जेनेरिक नेम हो गया उसका। और किस स्पीसीज से बिलोंग करता है? गुप्ता स्पीसीज से बिलोंग करता है, तो स्पीसीज नेम उसका गुप्ता हो गया, सर नेम उसका गुप्ता हो गया। उसी तरीके से बायोलॉजी में क्या करे जाते हैं? नेमिंग करी जाती है हर चीज की। ठीक है, ऐसे एग्जांपल और भी ले सकते हैं, ध्रुव का नाम ले लिया, रिया का नाम ले लिया। रिया का नाम जो जेनेरिक नेम है वो रिया है, और जो पाठक है उसका स्पीसीज नेम है, इसको हम लोग कास्ट बोलते हैं बेसिकली। वही चीज है, उसी तरीके से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक नेम। ओके, इट इज क्लियर टू यू? हाँ, वो चीजें सेम है भैया, बोथ द थिंग्स आर सेम। ठीक है others, both the things are same, binomial creature, because under the binomial creature there are scientific names comes. The first name is a generic name and second name is a species name. I think it is clear to all. इसके जो फादर है, इसके जो पिता है वो कैरलस लीनियस ही है, जो आपके टू किंगडम क्लासिफिकेशन के पिता थे या साइंटिफिक नेम ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। कुछ साइंटिफिक नेम आपको मैं बता देता हूँ, हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, बहुत कम कम पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से हैं आपके। ठीक है, चलो सबसे पहले कैट। कैट माने बिल्ली। चलो, बिल्ली का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है आपका फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका। और एक चीज और बता दूं आपको, हमेशा जब भी साइंटिफिक नेम लिखे जाते हैं वो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, आपकी इटैलिक लैंग्वेज में इस तरीके से, इटैलिक इस तरीके से लिखे जाते हैं। और हमेशा जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल में होता है, और जो सेकंड वर्ड होता है स्टार्टिंग उसकी स्मॉल लेटर से होती है। ये ध्यान रखिएगा, आपको रूल नहीं होते, कुछ रूल्स पढ़ाए जाते हैं लेकिन वो पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हमें वहाँ पूरे रूल्स लिखने को कुछ नहीं आएंगे, कोई स्टेटमेंट उससे नहीं बनेगा, बट आपको ये फेमिलियर होना चाहिए कि जब भी साइंटिफिक नेम लिखा जाता है तो फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है, और जो सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल लेटर होता है। ये चीज पता होना चाहिए था। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो भूल गए, बात का क्या होता है। इंपॉर्टेंट है ये चीजें, कभी कभी पूछ ली जाती हैं। अब तो कैट, कैट माने बिल्ली, तो बिल्ली का क्या होता है? फेलिस डोमेस्टिका। देखो फेलिस होता है, फेलिस हमेशा वर्ड ये आता है, ये रिलेट होता है कई चीजों से। अगला होता है आपका मैंगो। जैसे मैंगो के बारे में सबको पता होगा, मैंगो का जो स्टार्टिंग वर्ड होता है चमगादड़। नो आई डोंट नो चमगादड़ का क्या होता है। ठीक है, बैट का आई डोंट नो। ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ही मैंने लिए, ज्यादा आपसे नहीं लिए, कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए मैंने बता दूंगा। वही है, यही जितने मैंने आपको लिए यही इसी में से आपका फंस जाएगा पेपर के अंदर। बहुत ज्यादा डिटेल में इतना नहीं पूछता, पहले आते थे साइंटिफिक में, पूछता नहीं है पेपर के अंदर,
पहले बहुत पूछे जाते थे सोतरा में, लेकिन अब ठीक है। हाँ, कोरोना काल में अटैक तो मचा है, लेकिन इतना निगलेक्ट करके नहीं पूछता कोई भी, अगर टेंशन ना लो, ठीक है। फेलिस डोमेस्टिका और मैग्निफेरा इंडिका, और अगला जो होता है टिटिकम एसाटाइवम, जो होता है आपके, ये व्हीट का होता है, गेहूं का होता है आपके। एक मिनट बता दूं, ठीक है, ये तो ठीक है। अगला होता है आपकी ग्राम का, याद कर लेना, ग्राम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, डॉग का जरूर याद करना। जैसे डॉग के टीथ होते हैं ना आपके, कैनिस, कैनाइन टीथ होते हैं, और फेमिलियारिस घर में रहता है, फैमिली के साथ मिलकर रहता है, कैनिस फेमिलियारिस, ठीक है। फ्रॉग का होता है राना टिग्रीना, राना जी क्या है, टिग्रीना फ्रॉग। राइस का कभी बार पूछा गया, और सटाइवा, सटाइवा। टी का होता है पिस्कम सटाइवा। जो इंपॉर्टेंट है यही आप याद कर लेना, तब आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। बहुत ज्यादा इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछता साइंटिफिक में, इतना अगर आप इतने जितने मैंने मेंशन करे, अगर आप इसको इतना भी देख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें थी अभी तक की एक बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के बारे में। इट इज क्लियर टू ऑल, ठीक है, इट इज क्लियर टू ऑल। होमो सेपियंस मेंस का होता है, यस सर। यस सर, ओके। तो ये चीजें हैं, कुछ नहीं है ऐसा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, जितना जितना मैंने आपको मटेरियल दिया, अगर आप उतना भी पढ़ लोगे मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। क्योंकि अब इतने ज्यादा यहाँ से क्वेश्चंस बनते नहीं है। अब जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं, बॉटनी और एनिमल वाला। देखो बॉटनी क्या, सब लोग जानते हो कि बॉटनी का क्या पार्ट है, बॉटनी इज रिलेटेड टू प्लांट्स, किससे रिलेटेड होती है, प्लांट्स से रिलेटेड होती है। इट इज डील विद प्लांट्स, ट्रीज आर कॉल्ड बॉटनी। बॉटनी के फादर सबको पता है कौन है, थियोक्रेटस, जो फादर हैं जिन्होंने बॉटनी के बारे में बताया था कि बॉटनी ये चीजें होती है, इट इज रिलेटेड टू प्लांट, whose name is Theocritus। Theocritus कौन है, फादर है। कभी कभी छोटे छोटे वनडे एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं कि बॉटनी के फादर कौन है, तो Theocritus is the father of botany and botany deals with the plants and trees in our surrounding। ये सारे पौधों से और जो प्लांट से डील करते हैं जो हमारे आसपास है, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। अभी बॉटनी से हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, बॉटनी की क्लासिफिकेशन हमें देखनी है। देखो अब क्लास क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। आपके जो प्लांट्स होते हैं ना, या बॉटनी के अंदर दो चीजें होती है, एक प्लांट होते हैं क्रिप्टोगैमेट्स, क्रिप्टोगैमेट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये देखो, एक होते हैं क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं, या और दूसरे होते हैं आपके फिनेरोगैम्स। मैं आपको देशी भाषा में समझा देता हूँ, देखो होते क्या है क्रिप्टोगैमेट्स। क्रिप्टो मींस क्या होता है, किसी चीज को छुपा के रखना, मतलब हिडन रख के रखना। हिडन, क्रिप्टो मींस होता है क्रिप्टो करेंसी, नाम सुना होगा आपने क्रिप्टो करेंसी, कोई चीज को हिडन रखना। तो ऐसे प्लांट जिसमें सीड एब्सेंट होती है, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर क्या होती है, सीड एब्सेंट होती है, बिटकॉइंस सीड लेस होते हैं। ऐसे प्लांट जो कि सीड लेस होते हैं, रूट लेस होते हैं, जिनके अंदर सीड नहीं होती, बीज नहीं मौजूद होता, ऐसे प्लांट क्या होते हैं, क्रिप्टोगैमेट्स कहलाते हैं। इट इज क्लियर टू यू ऑल। मतलब ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड्स नहीं, जैसे एल्गी, फंगाई, बायरोफाइट्स। अच्छा एल्गी आपने देखी, एल्गी भी एक प्रकार का प्लांट है, लेकिन उसके अंदर कोई भी सीड तो नहीं देखी ना, कभी भी आपने बीज देखा नहीं देखा ना, तो वो क्या होते हैं, क्रिप्टोगैमेट्स होते हैं। तो क्रिप्टोगैमेट्स आर दोस क्लासिफिकेशन व्हिच आर सीडलेस, जिसमें सीड क्या होती है, जिसमें बीज मौजूद नहीं होता, और ये रूटलेस होती है, रूट होती ही नहीं है इसके अंदर, केवल क्या होता है आपके स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं क्रिप्टोगैमेट्स, ठीक है। और ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्या होते हैं, सीड भी मौजूद होती है, जिनके अंदर सीड मौजूद होती है, फ्लावर मौजूद होते हैं, रूट्स मौजूद होती हैं, जैसे आपको दिख रहा है जितने अच्छे अच्छे प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, जिनके अंदर बीज है, जैसे एप्पल हो गया, बीज है उसके अंदर। हालांकि अब इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आता है आपके, हालांकि वो एंजियोस्पर्म का एग्जांपल है, जिसमें आपकी सीड क्या होती है, नेकेड नहीं होती, कवर्ड होती है सीड्स, ठीक है। तो इट इज क्लियर टू ऑल व्हाट आर क्रिप्टोगैमेट्स। तो क्रिप्टोगैमेट्स क्या होते हैं, जो ऐसे प्लांट्स जो कि सीडलेस होते हैं, जिसमें सीड या बीज जिसमें मौजूद नहीं होता, वो चीज हमारे कहलाते हैं क्रिप्टोगैमेट्स। और ऐसे प्लांट्स जिनके फिनेरोगैमेट्स वो होते हैं जिनके अंदर हमारे सीड्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स ये सब देखने को मिलते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग फिनेरोगैमेट्स कहते हैं। और यही चीजें लिखी हुई हैं आगे जाके रामकथा के अंदर। आपको मैंने सीधी सी और सिंपल और लेमन लैंग्वेज में आपको मैंने समझा दिया। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल, इट इज क्लियर टू यू, सबको क्लियर है ये व्हाट आई एम सेइंग, सबको क्लियर होगा।
वंश क्लियर है, यशिका क्लियर है, रिया क्लियर, इंद्रनील क्लियर, आदर्श क्लियर, जस्ट क्लियर लिख दो जस्ट, ओके क्लियर है। बहुत सिंपल सी लेमन लैंग्वेज में समझा है। और रामकथा आगे लिखी हुई है पूरी, रामकथा आप देखो आगे क्या क्या लिखी है, देखो क्रिप्टोगैमीट्स क्या कहलाते हैं या क्रिप्टोगैमस क्या क्या कहलाते हैं। देयर आर नो फ्लावर, नो सीड इन these टाइप्स ऑफ प्लांट, वही चीज लिखी हुई जो मैंने बोली, ठीक है। दे आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। अब ये कुछ ग्रुप्स में क्या होते हैं, बटे हुए होते हैं। सबसे पहले आता है जिसमें थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा आप जानते होंगे, थाइलोफाइटा के बारे में आपको स्ट्रक्चर बता दूं तो थाइलोफाइटा का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है। थोड़ा सा डायग्राम मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा, तो आपको इस तरीके से होता है। जैसे थाइलोकाइट्स होते हैं, जैसे कॉइन होते हैं ना, अगर आप कॉइन को कॉइन के ऊपर इस तरीके से रखोगे आपके, तो थाइलोकाइट्स बनते हैं इस तरीके से, मतलब इनका शेप और स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है आपके। इसको थाइलोकाइट्स बोलते हैं या थाइलोफाइटा बोलते हैं आपके, ठीक है, थाइलोफाइटा बोलते हैं आपके। तो ये क्या आते हैं, जितने भी प्लांट किंगडम आप पढ़ रहे हो, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पूरे प्लांट किंगडम के अंदर सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है वो क्या होता है आपके, थाइलोफाइटा होता है, ठीक है। ये थाइलोफाइटा कहलाते हैं। हाँ एरिया थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है, ये थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि प्लांट होता है, प्लांट और एनिमल है, लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, भी टेंशन मत लो, आपको आसपास की चीजों से रिलेट कराऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। थाइलोफाइटा बस आप ऐसे रिलेट करके रखो लिया कि बेसिकली जो आप काई देखती हो ना, एल्गी, फंगाई देखते हो, एल्गी, काई और ये सब जितना भी देखते हो ना, ये सब थाइलोफाइटा का एग्जाम्पल है। आप इतना रियलाइज करके रखो क्योंकि ये सब चीजें उसी से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो पूरे प्लांट किंगडम के अंदर सबसे लार्जेस्ट ग्रुप अगर आपसे पूछा था किसका होता है, वो थाइलोफाइटा का होता है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है। अभी इस समय रिया ये क्वेश्चन आया था सीजन के अंदर, बहुत से एसएससी सीएचएसएल के अंदर ही आया था। एग्जाम्पल जस्ट एग्जामिनर ने आपसे पूछा था, दिया था और आपसे पूछा था ये किसके अंडर आता है। कि मैंने ऐसे देखा है क्वेश्चन सीएचएसएल के पेपर में पूछा गया कई शिफ्ट्स के अंदर। एग्जाम्पल, केवल एग्जाम्पल देगा और आपसे पूछेगा क्लासिफिकेशन क्या है, बस, और कुछ नहीं डिटेल में पूछेगा। प्लीज एग्जाम्पल रिमेंबर कर लेना, चाहे प्रॉपर्टी भूल जाओ, फॉरगेट द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बट प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स किससे रिलेटेड है, बस वो पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम्पल दे के मुझे याद है स्कूल टाइम में भी मैंने ये स्किप किया था बहुत अच्छी तरीके से, मुझे स्कूल टाइम में भी बोरिंग लगा था ये बहुत। 10th में आपने वही पढ़ा होगा, प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम। 11th में भी शायद पढ़ा था, मैंने एकदम स्किप किया था बहुत, तो सो बोरिंग। स्किप करने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको सीधे से लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा, बहुत देसी भाषा में समझा दूंगा, इतना पढ़ने की डिटेल में जरूरत नहीं है, जितना सफिशिएंट होगा मैं उतना ही पढ़ाऊंगा। मुझे पता है ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना टफ होता है लोगों के लिए, और लोगों को मैं तभी इसको लास्ट में ही पढ़ाता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इवन बहुत सारे टीचर्स इसको छोड़ देते हैं, पढ़ाते नहीं है इसको, मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स इसको छोड़ देते हैं पार्ट, बट ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स के बेसिस पे ओनली। एग्जाम्पल्स पढ़ना रिया केवल, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल देके एग्जामिनर आपसे पूछेगा ये किसके अंदर आता है, जस्ट क्लासिफिकेशन, ओके। चलो आगे पॉइंट क्या है, एंड अनडिफरेंशिएट प्लांट्स, मतलब ये प्लांट डिफरेंशिएट नहीं सकते, मतलब टूट नहीं सकते। अगर यार इसके अंदर ना तो रूट है, ना तो स्टेम है, ना तो लीव्स है, तो कैसे अनडिफरेंशिएट होंगे, ये अनडिफरेंशिएट रहते हैं, मतलब इट इज नॉट फर्दर डिवाइडेड into a smallest pieces because they contain no roots, no stems and no leaves। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। काई देखते हो ना, काई के अंदर ना तो कोई पत्ती है, ना तो कोई जड़ है, ना तो कोई इसके अंदर आपकी स्टेम है या तना है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। दिखता है क्या, तना दिखता है, कभी भी जड़ देखी है आपने उसके अंदर, कभी भी क्या आपने क्या पत्तियां देखी काई के अंदर, नहीं देखी ना, तो बस वही है ये थाइलोफाइटा, ऐसे रिलेट करो, दैट इज कॉल्ड थाइलोफाइटा। ये थाइलॉइड्स के फॉर्म में होते हैं इस तरीके से, जो आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया, जैसे कॉइन के ऊपर इस तरीके से स्टैक करते चले जाओगे, तो उसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर बेसिकली होता है, दैट इज कॉल्ड द थाइलोफाइटा। और थाइलोफाइटा किसके अंदर आता है, क्रिप्टोगैमेट्स के अंदर आता है। क्रिप्टोगैमेट्स आर दोस व्हिच हैविंग नो स्टेम, नो रूट एंड नो लीव्स, दैट्स इट। सिंपल सी भाषा में और लेमन लैंग्वेज में आपको मैंने समझाया, बहुत ज्यादा डिटेल में अंदर नहीं गया मैं, सिंपल सी चीज है। अब इसमें कोई भी कंडक्टिव टिश्यू नहीं होता, सीधी सी बात है यार, जब इसके अंदर रूट ही नहीं है तो टिश्यू को पानी कहां से जाएगा, नीचे से रूट से ऊपर कैसे जाएगा, फ्लो ही नहीं हो सकता, ट्रेवल ही नहीं कर सकता, माइग्रेट ही नहीं कर सकता, दैट इज व्हाई हैविंग नो कंडक्टिव टिश्यू। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल, ये सबको क्लियर होगा। अब इसी के अंदर क्रिप्टोगैमेट्स के अंदर एक अगला आता है एल्गी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखो एल्गी से क्वेश्चन अभी आया हुआ है, आईबी के पेपर में भी आया था, ठीक है। अच्छा आंसर कीज देख लिया आप लोगों ने,
इंद्रनील कितने बन रहे हैं? डोंट वरी। ओके 30 सही है, वेरी गुड, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है आपकी, डोंट वरी। 33 या 34 किया था, 3 गलत हुआ, 1 नेगेटिव हुआ था। एक का नेगेटिव, 3 के 1 होता है ना नेगेटिव। हाँ यही बात है। डोंट वरी, आपने जितने करे आपने एक्यूरेसी अच्छी है आपकी, डोंट वरी, अभी स्टार्टिंग है, चीजें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। हाँ टोटल क्वेश्चन 100 थे नीचे का। एंड देन एक काम करना, यू हैव टू सेंड योर आंसर की, ठीक है। आंसर की इंद्रनील आपका जो भी है आंसर की, आप एक काम करना रोमा मैम को, ठीक है, वो कर देना, क्या नाम है, टेलीग्राम पर भेज देना अपने आंसर की, ठीक है। मैं आपके आंसर नहीं चेक करूंगा। ध्रुव आपके 54 आ रहे हैं, आउट ऑफ 60 अटेम्प्ट किया था आपने। कौन सी शिफ्ट थी? मे बी ध्रुव का हो सकता है, चांसेस है, नॉर्मलाइजेशन अगर सही हुआ तो, क्योंकि अराउंड 60 की कट ऑफ ही जाने वाली है इसकी, 60 to 65 के बीच में, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप एक काम करना, अपनी आंसर की भेज देना, उसको डाउनलोड करके मैम को, रोको मैम को, जरा मैं क्वेश्चंस देखता हूँ। ये जीएस का नहीं है, हाँ जीएस का, बेसिकली जो पेपर हुआ था जीएस भी आई थी, मैथ्स आई थी और रीजनिंग आई थी, ये सब आया था पूरा, तो इंग्लिश आई थी पूरी। जीएस और जीए मिला के 40 नंबर का था और बाकी 20-20 नंबर के थे आपके। ओके, तो मुझे आंसर की जरूर भेज देना एक बार, क्योंकि मुझे क्वेश्चन देखने किस तरीके से आया था एक बार, ठीक है। स्टेटमेंट क्वेश्चंस क्या क्या थे, कैसे फोकस किया गया था एक बार, ठीक है। हालांकि वैसे मैंने बोल दिया बच्चों को दे देंगे मुझे, तुम भी दे देना, ठीक है। अगला क्या होता है आपके, एल्गी क्या होते हैं, एक्वेटिक होती है, जलीय होती है, हमेशा जल के किनारे दिखाई पड़ती है आपकी। जब भी काई लग जाती है, आप कभी भी जाते होगे तो आपने देखो वो काई जल जाती है। अरे कहते हैं ना कि काई पे संभल के रहना, कहीं काई से फिसल मत जाना, वही है ये एल्गी, ये हमेशा जलीय है, जल के आसपास दिखाई पड़ेगी आपको, ठीक है। जहाँ पे पानी, नदी और आसपास होते हैं ना, आपने देखो काई जम जाती है, दैट इज कॉल्ड एल्गी। बहुत स्लिपरी होती है, स्लिप हो जाते हैं लोग, हरी हरी दिखाई पड़ती है, वही चीज एल्गी होती है आपकी। एल्गी क्या है, ऑटोट्रॉपिक। मैंने आपको बताया ऑटोट्रॉपिक मीन्स होते हैं दे मेक देयर ओन फूड्स। एल्गी क्या होती है, अपना खाना खुद बना सकते हैं, दे मेक देयर, यही फंगस और एल्गी में डिफरेंस है, मेक देयर ओन फूड। ये प्लीज नोट डाउन कर लेना, ठीक है। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है, पूछो ध्रुव, जरूर पूछो पूछो। ओके, एल्गी असल में सिप्लेरी इसलिए होती है क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होते हैं आपके थाइलोकाइट्स होते हैं, थाइलोकाइट्स से मिलकर बनी हुई होती है। और थाइलोकाइट्स का जो बेसिकली एक नेचर होता है, बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है, बहुत ज्यादा स्लिपरी होती है, और इसकी जो सरफेस होती है वो काफी स्मूथ होती है, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी रफनेस और ऐसी चीजें नहीं होती, इसलिए बेसिकली क्या होती है आपकी स्लिपरी होती है। उसका नेचर ही ऐसा है, उसका थाइलोकाइट्स ऐसे होते हैं, उसके अंदर थाइलोकाइट्स होते हैं, जिसका नेचर ही ऐसा ही होता है कि वो सिप्लरी नेचर होता है, ठीक है। जैसे केला होता है ना, केले से पड़ा होता है, पैर रखा स्लिप हो गया सीधा, वैसा ही होता है बिल्कुल उसका नेचर। थोड़ा प्लपी, प्लप सा होता है इसके अंदर, प्लपी होता है इस तरीके से, प्लप प्रेजेंट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और लिक्विड ऊपर की साइड ही होता है। तो लिक्विड जब आप क्या करते हो, मैं आपको एक्चुअली रीजन बता देता हूँ। देखो एल्गी जब होता है आपके, तो एल्गी के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा पल्प भरा होता है, पल्प जानते होंगे सब लोग, आई थिंक ऑल आर फैमिलियर विद द पल्प्स। तो ये पल्प होता है। अब किसी भी चीज के अंदर पल्प बहुत ज्यादा मात्रा में बना है, अगर आप उसके ऊपर कोई पैर रखोगे, व्हेन you put some lac or put on that something, तो it creates the pressure also। ये प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। वो पल्प क्या होता है, इवन
एक्सटेंड होता है वो पल्प क्या होता है, पल्प बिल्कुल फिसलता चला जाता है वो लिक्विड की फॉर्म में, और लिक्विड की वोटाइलिटी होती है जिसके कारण से स्लिप हो जाते हो। यही रीजन, जैसे स्लिप हम नॉर्मली होते हैं वही सही चीज। हाँ रिया, हाँ एल्गी तो अलग अलग कलर्स की भी होती है ना? हाँ, वो एल्गी आगे वही बताने वाला हूँ। तो क्लोरोफिल Different- वाली तो ग्रीन होगी। हाँ क्लोरोफिल मैंने किसको बोलते हैं आपके क्या नाम से, क्लोरोफाइगी, अलग अलग कलर की होती है, यही मैं बताने वाला हूँ। अब देयर रिप्रोडक्शन वे बी वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल बींग्स, तो सेक्सुअल भी हो सकता है और वेजिटेटिव इसमें भी हो सकता है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। अलग अगर किसी भी अमाउंट में किसी भी जगह एल्गी की अमाउंट या ग्रोथ ज्यादा हो जाती है तो एल्गल ब्लूम बोलते हैं, ब्लूम मतलब किसी का अमाउंट ज्यादा होना। और रेड एल्गी सबसे ज्यादा क्या होती है आपकी, आपकी सबसे ज्यादा बूम एल्गी कहलाती है, रेड एल्गी सबसे ज्यादा बनती है आपकी। ओके, अब रेड एल्गी को क्या बोलते हैं, ये पेपर में कई बार पूछा गया सीरियल में, भाई रेड एल्गी को बोलते हैं रोडोफाइगी। रेड एल्गी इज कॉल्ड, अगर आपको एल्गी जो कि रेड कलर की दिखाई पड़ेगी उसको रोडो, रोडो के नाम से हो रेड, ये देखो ऐसे, ठीक है। अगली होती है आपकी ग्रीन एल्गी, ये पेपर में भी आया था कि स्पायरोगारा, स्पायरोगारा जो होता है आपके वो कैसा होता है आपके ग्रीन एल्गी के अंदर होता है। अब क्लोरोफाइल, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल के नाम से बना क्लोरोफाइगी। इसका मतलब जो ग्रीन एल्गी होती है उसको क्लोरोफाइगी बोलते हैं, और जो ऐसी एल्गी जो कि ब्राउन इन नेचर होती है दैट इज कॉल्ड फाइगोफाइगी, फाइकोफाइगी या फिगोफाइगी बोलते हैं या फाइकोफाइगी। प्लीज ये रिमेंबर करना ना डेफिनेशन, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछी गई है। द रेड एल्गी इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड रोडोफाइगी, द ब्राउन एल्गी इज आल्सो कॉल्ड फेगोफाइगी। मतलब ये दीज आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ एल्गीज। अब ये एल्गी बहुत अच्छी होती है हमारे लिए, स्पेस वगैरह में जितने भी आपको, देखो एल्गी का मैं आपको प्रैक्टिकल यूज बताता हूँ। प्रैक्टिकल यूज एल्गी का ये है कि इवन जितने भी स्पेस मिशन पे लोग जाते हैं, जितने भी एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो जाते हैं वो एल्गी का यूज करते हैं, एल्गी उनके लिए खाना है, they use the algae। ये एल्गी का यूज है। आप जितने भी जेली वेली खाते हो ना, जैसे जेल वगैरह जैम वगैरह खाते हो, जैम वगैरह का तो हालांकि बहुत ज्यादा क्रेज कम हो गया, ठीक है, तो उसमें भी यूज होता है। फूड के अंदर जितने भी आप फूड यूज करते हो ये डिफरेंट डिफरेंट एल्गीज है, लेमिनारा, उल्वा, ये याद करने की जरूरत नहीं है। इट मेकिंग आयोडीन, ये फूड में यूज होती है, एल्गी हमारे फूड में भी यूज होती है, मतलब दीज आर द बेनिफिट्स यूज एज ए प्रोटीन सोर्स। यस इन द मिल्क, इसको प्रोटीन सोर्स की तरह से भी एल्गी को खाते हैं। एल्गी को ऐसे नहीं उठा के खा लेना तुरंत, यूज होती है एल्गी का, आयोडीन को बनाने में यूज होती है, बायो फर्टिलाइजर्स में यूज होती है। ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, मैंने केवल मेंशन करा है आपका इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं एल्गी के, इतना याद रखना बस। और एंटीबायोटिक, जितने भी एंटीबायोटिक दवाइयां होती हैं, ठीक है, उसमें भी बनाने के एल्गी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक यूज ऑफ एल्गीज। ऑक्सीजन प्रोडक्शन, मैंने आपको बताया ना कि जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन होती है जो एस्ट्रोनॉट्स भी यूज करते हैं उसमें भी एल्गी का यूज होता है। अब जल्दी से मुझे बताओ एल्गी की स्टडी क्या होती है, व्हाट्स द स्टडी ऑफ एल्गी, जल्दी से बताओ। भैया बता रही थी भूल गई। फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड, अरे बेसिक बेसिक से पॉइंट तो याद कर लो। एल्गी की स्टडी क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। और फंगी की स्टडी को क्या बोलते हैं। अच्छा एक बार बताओ, पेपर में आएगा तो गलत तो नहीं करोगे ना, नहीं सर। पेपर में अगर तुम लोग ने गलत करा और मुझे पता चला, सबकी आंसर की चेक करूंगा जीएस के बाद कितने कितने लोगों ने सही करा, झूठ मत बोलना कोई, ठीक है। कोई बात नहीं इंजीनियरिंग, थोड़ा सा रिस्क ले लेते, लेना चाहिए था थोड़ा बहुत रिस्क, शायद कर सकते थे। देखो एक बात बताऊं आप लोगों को, जब भी पेपर देने जाओ ना, कभी
बहुत बड़ी चीज होती है घबराना, मतलब घबरा जाते तो आधा पेपर तो वही निकल जाता है। हो गया पेपर, सीताराम हो गया पेपर का हर समय पे। तो घबराओ नहीं पहली बात तो, और एक पॉजिटिव सोच के साथ जाओ कि हाँ मुझे ये चीजें करनी है, कैसा भी पेपर हो। चॉइस ऑफ क्वेश्चन, जैसे इंद्रमणि ने 33 क्वेश्चन करे, उसके 30 क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा सा और मेहनत करेगा तो वो हो जाएगा। जैसे ध्रुव के भी क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, सही है, उसने अटेम्प्ट किया, ठीक है। इतना कम अटेम्प्ट, थोड़ा अटेम्प्ट बढ़ाने चाहिए थे इंद्रमणि, थोड़ा सा रिस्क लेते तो शायद कर सकते थे। मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन को देख के घबराए थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा ऑल इज वेल बोलो, और एक चीज को बोलो, चीजें मतलब अपने माइंड में रिकैप करो, नहीं मुझे एग्जाम निकालना है बस। पता कभी कभी जो नहीं आ रही है क्वेश्चन है वो भी सही हो जाता है, ये रियलिटी है बहुत बड़ी। पॉजिटिव सोच रखो, बहुत बहुत जरूरी चीज है। पॉजिटिव जितना रहोगे उतना सही रहेगा, वरना पढ़ लिख के कोई फायदा नहीं। अगर वो स्टेज में मैटर करता है वो आप कितना पॉजिटिव है, वरना करने वाले पॉजिटिव माइंड से अगर होते हैं ना तो करने वाले कैसे भी कर देते हैं, ऐसा भी है। सर मुझे सब तो ठीक लगता है, बस मैथ्स मुझे बहुत डर लगता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं मैथ्स कैसे करूं। शॉर्ट ट्रिक्स देखो, मतलब मुझे इतना फोबिया टाइप लगता है, क्या बोलूं मैं। मतलब जब सर पढ़ाते हैं ना तब समझ में आता है, लेकिन खुद जब बैठ के मैं करने जाती हूँ क्वेश्चन तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता। शॉर्ट ट्रिक्स देखो। पता है भैया, मैथ्स के अंदर कभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जाता, ये आपको मैं बताऊं। मैथ्स में एक टॉपिक आप पढ़ते हो डिजिबिलिटी का, पता है मैक्सिमम क्वेश्चन डिजिबिलिटी से हो जाता है। तो डिजिबिलिटी रूल आपको क्लियर है बहुत ज्यादा अच्छे से, तो ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। जो मेरा फाउंडेशन ही नहीं अच्छा एक्चुअली मैथ्स का, पता है, क्योंकि मुझे हमेशा से फोबिया था, तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, मुझे ऐसे बुखार मैं आ आपको एक जाता चीज था। बता दूं, आज मैं आपको एक चीज बता दूं, मैथ्स के अंदर जिसका नंबर सिस्टम अच्छा नहीं होता ना, उसकी मैथ कभी जिंदगी में अच्छी नहीं हो सकती। हाँ तो वही मेरा अच्छा नहीं है। नंबर सिस्टम को थोड़ा सा करो। और सबसे मुझे नंबर डर नहीं लगता इतना, लेकिन बस मैथ्स से लगता है कि मेरा मैथ्स बस सेक्शनल जो कट ऑफ होता है वो निकल जाए, या जो मिनिमम है उतना आ जाए मेरा, क्योंकि मुझे और किसी से एकदम डर नहीं लगता, बस मैथ्स से लगता है। अरे यार, एक बार बताऊं, मैथ्स में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में तो क्वेश्चन पता होते हैं ना किससे क्या क्या है। आप एक तो इंग्लिश और जीएस के अंदर रिस्क नहीं ले सकते हैं, बड़े रिस्की सब्जेक्ट है ये। इंग्लिश तो चलो आसान है, रीजनिंग में भी आप रिस्क ले सकते हो, कर सकते हो, लेकिन जीएस वीएस का कुछ पता नहीं होता, बात ये। लेकिन सर ये है ना कि पढ़ तो सकते हैं, मतलब वो मैं कर सकती हूँ, उतना मुझे कॉन्फिडेंस है, बट मैथ्स में मेरा एकदम जीरो कॉन्फिडेंस रहता है, पता नहीं। मैं तो 10th तक कैसे पढ़ी हूँ मेरा आप क्या अभी करोगे समझ बताओ, नहीं आता। मैथ्स के अंदर आप अर्थमेटिक पढ़ोगे बस, एडवांस कुछ कुछ सर टॉपिक पढ़ो, एडवांस में दूर दूर तक नहीं जा रही, मैं तो अर्थमेटिक में ही पढ़ी हूँ। कुछ कुछ नहीं, ये टॉपिक्स पढ़ लो बस, जिंदगी में तुम्हें कोई निकाल नहीं पाएगा। ये टॉपिक पढ़ लो, इसके 3 क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, ठीक है। डीआई की प्रैक्टिस जो करो। सर कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं उसी में से आएंगे ना? हाँ सर के जो कंसेप्ट आते हैं वो मैंने देखा है, हाँ, अच्छा पढ़ते हो सब लोग, बड़े कंफ्यूज से रहते हो, आपकी नहीं नजर मतलब है। मोहित सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हाँ, लेकिन मतलब मैं ही इतनी वीक हूँ ना मैथ्स में कि मुझे थोड़ा टाइम नहीं लगेगा। डरते क्यों, पहली बात तो आप डरते हो। मतलब मुझे दिमाग ही नहीं लगा, मतलब मैं पता है मैथ्स में ब्लैंक हो जाती हूँ, दिमाग नहीं लगा पाती हूँ क्या होगा, और वहां बच्चे ऐसे आंसर करते हैं 20-20 सेकंड में, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग नहीं खराब करना ना, आप भी कर सकते हो उसको, एक थोड़ा सा अकेले में लेके चलो, आप चीजें हो जाएंगी आपसे, डोंट वरी। ठीक है, सब चीज आसान है, कोई टफ नहीं है। अच्छा, ध्रुव लिख रहा है कि सर सीए है, मेरा सीए का एग्जाम है, फाइनल एग्जाम। ओके, ऑल द बेस्ट ध्रुव, आई बिलीव तुम कुछ अच्छा ही करोगे, यू डू समथिंग गुड। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है यार, लगता इंसान हो यार, सब्जेक्ट तो अच्छा होगा ही तुम्हारा, सबसे अच्छी तो होती है मैथ्स। आगे नहीं होगी तो फिर किसकी होगी मैथ्स अच्छी। ओके, बहुत बढ़िया करा, सी आपने कर लिया चीजें, ठीक है, डोंट वरी। एडवांस मैथ में आप देखो क्या है, एडवांस मैथ में देखो फॉर्मूलेज मेन होते हैं आपके,
ज्योमेट्री के अंदर प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे सिमिलैरिटीज पे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, सिमिलैरिटीज बट पे सर एक बार वो पता लग गया उसका तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। मतलब अभी सर ने हमें ट्रिगो कराई है तो उसके क्वेश्चंस आते हैं तो इतने इजीली हो जाते हैं, और फिर जैसे नंबर सिस्टम बहुत बेसिक से आते हैं, बहुत बेसिक से आते बेसिक हैं। सा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आपको पता है साइन 60 साइन 90 क्या क्या वैल्यूज होती हैं तो आप इजीली इसको पुट करके निकाल सकते हो। सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं और उसमें ना इफ करके उसकी सिचुएशन दे रखी होती है, बस उसे सेटिस्फाई कर दिया तो आंसर से बस देखते ही बता सकते हैं कि आंसर 0 है कि 1 है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यही होता है सर, देख के पता लग जाता है कि ये एडवांस मैथ्स फिर भी मेरी हो जाती है, बाकी थोड़ा प्रॉफिट एंड कॉस्ट में बात है उसमें प्रैक्टिस करती हूं मैं, बट बिल्कुल सही बोला, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत आता है। सर अगर मैं आपको अगर ऐसे एक बार अर्थमेटिक पढ़ के जाऊं तो उससे हो जाएगा पास पास? आप अर्थमेटिक पढ़ो, डीआई की प्रैक्टिस करो, 3-4 क्वेश्चन डीआई से आते हैं। इतना टारगेट बना लो भैया कि तुम 15 से 17 क्वेश्चन सही करो। हाँ बस सर मुझे मिनिमम ही करना है, मुझे बहुत अच्छे से नहीं ज्यादा करते करना हैं। है। ठीक है, वीक है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तो अपना अगर ये वीक है तो दूसरा वाला स्ट्रॉन्ग लो, लेकिन इसके बिना हो नहीं सकता यार मैथ्स का। हाँ वो तो मिनिमम हो जाए। डोंट वरी, अभी बहुत कुछ आएगा, मिलेगा बहुत कुछ। अब फंगाई की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। बाकी देखो, बाकी आपको अगर देखो बेसिक से ये आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। मैं तो जनरली देखता हूँ आइडेंटिटीज से क्वेश्चन बहुत आते हैं, a + a³ + b³, a + b ब्रैकेट a² - ab + b², इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आते हैं। इस पे मतलब बेस्ड काफी ज्यादा फॉर्मूले से आते हैं, प्लस a + b की वैल्यू पूछ लेता है। डाउट पूछ सकते हो, बिल्कुल डाउट, अगर आपको हेल्प लो, थोड़ा सा टाइम लो, कर लोगे एरिया, आसान होगा सब चीजें। डिफिकल्ट देखो, आप डरोगे लेकिन डाउट पूछने के लिए भी खुद क्लियर होना चाहिए ना। मेरा उस लेवल तक मैं पहुंची नहीं हूँ कि मैं डाउट पूछ सकूं। पहले मुझे अपना मतलब एकदम बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक स्ट्रॉन्ग। आप नंबर सिस्टम्स पढ़ो, आप वो टॉपिक्स उठाओ रिया जहां से क्वेश्चंस बहुत कष्ट है। सर मैं आपको आंसर की लिंक भेज देता हूँ क्योंकि आंसर की डाउनलोड नहीं हो रहा है, डायरेक्ट प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, लिंक से खुल जाएगा, मैं लिंक भेज दे रहा हूँ। लिंक भेज देना मुझे, कोई दिक्कत की बात नहीं, वरना मैंने बच्चों को भी बोल रखा है। ठीक है, ठीक है, अरे ट्यूशन की जरूरत नहीं है, कर लेगी लड़की, अपने आप करेगी, देखना। ये तो पहले ही घबरा गई, तुम लोग पहले ही हार मान जाते हो, क्या है किसने। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, माइकोलॉजिस्ट की स्टडी होती है, इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये अपना खाना बना सकता है। फंगाई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, सॉरी, तभी ये खाना नहीं बना पाता फंगाई अपने आप। ठीक है, फंगाई की जो सेल वॉल होती है किस चीज की बनी होती है, आपकी काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो आज के लिए हमने बस इतना ही पढ़ा, कल हम लोग बढ़ेंगे बायरोफाइटा क्या होते हैं, ठीक है, आपके टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, फिनाइलोगेमी, इसके अंदर जिम्नोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म क्या होता है, इसके बारे में कल डिटेल में पढ़ेंगे। फिर ये प्लांट वाला पार्ट हमारा खत्म होगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी भाषा में, सारे आपने प्लांट्स देखे होंगे आसपास, वही प्लांट्स को बस क्लासिफाई करना मुझे यहाँ पे। तो आज के लेक्चर में समझ में आया क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, आई थिंक सबको क्लियर होगा। बेसिक सा बहुत छोटी सी चीज पढ़ी हमने आज के लेक्चर में, ठीक है। इट इज क्लियर टू ऑल व्हाट वी हैव स्टडी इन द लेक्चर? ओके, डोंट वरी, पहले तो कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना। यस सर, बिल्कुल समझ में आया सर। मतलब मेरे कॉन्फिडेंस से परेशान रहते हैं। अरे यार, कभी तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तो कैसे करोगे चीजें। हाँ मतलब और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कॉन्फिडेंस लाने के लिए बस। और जो वीक पॉइंट है ना, उसको वीक पॉइंट को कभी वीक मत रहने दो, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो। वीक वो रहेगा तो वीक ही रहेगा, वीक ही रहेगा वो, फिर वही वो बार बार पछताओगे आप। तो उसको वीक को हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा, हमेशा वीक पॉइंट जैसा आपने पढ़ा। अब मुझे धीरे धीरे इस पे करना है वर्कआउट कि यार मैं एकदम से नहीं करता हूँ, मुझे पता है इस सेक्शन से इतने इतने क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो वो एक बार अगर बेस आपको क्लियर हो गया, अगर एक बार बेसिक क्लियर हो गया तो बहुत आसान होता है। जो चीज बोला जाता है करा जाता है,
अगर आपको थोड़ा सा कहीं भी डाउट होता तो हिंदी में एक बार रीड करा करो, अगर आप हिंदी से बना सकते हो क्वेश्चन। होता कभी कभी किसी को लैंग्वेज पढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, या बड़े बड़े क्वेश्चन देख के घबरा जाते हो, ऐसा तो नहीं तो होता? हिंदी में तो और टर्म्स लिखा रहता है सर, और समझ में नहीं आता। लेकिन बन जाती है बहुत चीजें आसान, ये ध्यान रखना, ठीक है? चलो कोई नहीं, ठीक है, कोई भी डाउट हो ध्रुव कह रहा है हम बता देंगे, क्लियर कर देंगे, तो सीए बैठे हैं हमारे, ठीक है? चलो फिर, और डाउट है तो पूछो चीजें आप क्लियर, ठीक है? बताएंगे, सर भी बताएंगे आपको कि देखो ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा इशू। इस चलो सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं, अच्छा पढ़ाता मुझे पता है, आप लोग अच्छा है, वो चीजें कभी कभी होती हैं, चीजें नहीं समझ में आती थी, क्योंकि एक्चुअली आप लोग बैकग्राउंड से नहीं है ना उसमें, तो एक तो दिमाग में ये रहता है कि सर मैं बैकग्राउंड हाँ, से नहीं ऊपर से मेरा निकाल दो। मतलब हाँ बहुत फोबिया टाइप है ना, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो पापा ने एक्चुअली इसीलिए मुझे पता है बैंकिंग और एसएससी में डाला, मतलब कोचिंग के लिए, कि मैथ्स स्ट्रांग हो जाए, जबकि मुझे करना कैट था। तो पापा ने बोला कि तुम पहले बैंकिंग एसएससी की मैथ्स का लेवल थोड़ा सीख लो, तब फिर कैट के लेवल तक पहुंचोगी। तो वैसे मुझे सही बात एक्चुअली है, सर कैट का भी एग्जाम देना है, तो इस साल मैं दूंगी। और देखिए ये वाली कोचिंग करके मेरी थोड़ी मैथ स्ट्रांग हो जाए तो अच्छा होगा। बेसिक से सब अच्छा ही होगा, डोंट वरी, ठीक है? करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा, ठीक है? चलो फिर क्लास आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सर। ओके बाय बाय क्लास।